लेकिन वो एनर्जी सारी बिखरी पड़ी है, उसको कलेक्ट करने की आवश्यकता है। और अब कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है, समापन की ओर है। और अगली सूचना मिली है डॉक्टर एडवोकेट आर एस गौतम जी से कि कुछ प्रोफेसर साहब दिल्ली से आ रहे हैं, तब तक हम रुकेंगे। अभी आज 29 सितंबर 2023 को अशोका गार्डन निकट दासना जेल के पास में जनपद गाजियाबाद जो एक समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतन शिविर और प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। साथियों, मैं 2 मिनट के लिए बताता चलूं कि जो आभास महासंघ है, मिशन 24 कैरेट आभास महासंघ कोई राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पे ग्राम दर्शन अभियान में आए दिन गांव-गांव कार्यक्रम करता है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। 2015 में जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी मुखर्जी नगर से छोड़ करके ये संगठन तैयार किया, 1.5-2 साल हाईकोर्ट में एडवोकेटशिप की, उसके बाद हमने बुंदेलखंड का रुख किया और मैं बुंदेलखंड में लगभग 3 साल लोगों को तैयार किया, मूवमेंट किया। उधर से 2017 वाला जो सहारनपुर में घटना घटी, मैं बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वापस आ गया। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, तो अभी पूरी तरह से उस एनर्जी के साथ काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा हूँ। तो जो आभास महासंघ है, आभास की जो फुल फॉर्म है वो आदि भारतीय आजीवक श्रवण संघ, अर्थात किसी महापुरुष के नाम पर, किसी जाति के नाम पर हमारे मूवमेंट का नाम नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध से भी पूर्व जो इस देश में बहुजनों की, श्रवण जनों की संस्कृति और सभ्यता थी, उसी के नाम पर इस मूवमेंट का नाम आभास सॉल्ट में रखा। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने 1978 में बामसेब नाम का ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसको सॉल्ट में बामसेब कहा गया। वैसे ही हम लोगों ने आभास नाम दिया, आभास भारत, आदि भारतीय आजीवक श्रवण संघ, क्योंकि श्रवण शक्ति, जो श्रवण शक्ति है इस देश की, वो गरीब, मेहनत कश, मजदूर, ईमानदार लोग, इस देश के मूल निवासी, वही वास्तव में कौन है? 24 कैरेट। 24 कैरेट मीन्स प्योरिटी की पहचान, शुद्धता की पहचान। और शुद्ध कौन है, असली कौन है, वास्तविकता में भारत में कौन है यहाँ का? तो यहाँ का मूल निवासी ही असली है, शुद्ध है। और शुद्धता को हमने 24 कैरेट में मापा है पूरी दुनिया के अंदर। तो हम आप सब बहुजन समाज, SC/ST माइनॉरिटी, OBC, ये सब 24 कैरेट हुआ। इसलिए हमने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को मिशन 24 कैरेट कहा है। एक आंदोलन है, एक मिशन है और एक है क्रांति। क्रांति आप समझ रहे होंगे, अगर यू टर्न हो जाए तो उसको हम क्रांति कहेंगे। दूसरा, किसी मुद्दे को लेकर के हमने आवाज उठाई और वो मुद्दा पूरा हो गया तो उसको आंदोलन कहेंगे। लेकिन मिशन की जहाँ तक बात है, तो मिशन का कोई स्टेज नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है। मिशन का मतलब सतत, अनलिमिटेड, लगातार कार्य को, विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना ही मिशन का कार्य है, और यही मिशन भी है। दूसरा, हमने इसमें लिखा कि जो आंदोलन है एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का ये भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है।
तो साथियों, अभी संजीव जो भाई साहब थे पत्रकार साहब, उन्होंने भी कहा कि मल्टी डायमेंशनल वर्किंग करनी हम लोगों को, अर्थात विभिन्न आयामों पर हमें काम करना है। डॉक्टर आम्बेडकर वो किसी एक दिशा में, एक पॉइंट पर नहीं, बल्कि मल्टी डायमेंशनल वर्किंग तमाम दिशाओं में काम किया, डायरेक्शन पर काम किया, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, तमाम तरह तरह के क्षेत्रों में काम किया है। तो हमको भी उसी की आवश्यकता है। और आगे इसमें लिखा है कि आज 29 तारीख को ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य मुद्दा था कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, पिछले इन 10 सालों में कैसे संविधान को बर्बाद किया है, किन किन तरह से बर्बाद किया गया है, और उन संविधान के मुद्दों को, संविधान के प्रावधानों को, आर्टिकल्स को हटाया गया है, उससे यहाँ के बहुजन समाज पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उस पर चर्चा होनी थी। और उसके बाद 2024 में जो लोगों को एक भय बना हुआ है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, संविधान कैसे बचे, ये चिंतन और मनन का शिविर था। भीड़ का कार्यक्रम, भीड़ का यहाँ प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अधिकांश हमारे तमाम वक्ताओं ने मेन मुख्य मुद्दे से हट करके इतिहास और इतिहास से भी अलग की बातें बताई। तो अभी मैं बताना चाहूँगा आपसे, मेन मुद्दे में मैं आना चाह रहा हूँ कि अभी 2024 में लगभग मार्च में चुनाव शुरू हो जाएगा संभवतः। अभी राज्यों की घोषणा होने वाली है 7, 8, 10 अक्टूबर को, जो 5 राज्यों में चुनाव होना है। और ये 5 राज्यों का चुनाव लोकसभा के लिए सेमीफाइनल का काम करेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को कई संगठनों के माध्यम से, जो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही अपने अपने जिलों में काम कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच करके, और आज जो यहाँ पर तैयार किए गए कुछ मुद्दे जिन पर चिंतन हुआ है, जो सामने निकल करके आई चीज़ें, उनको हम लोग गांव-गांव जा करके छोटे छोटे कार्यक्रम करके ये बताएंगे कि यहाँ क्या कार्यक्रम बना है। तो कार्यक्रम बना, सबसे पहले संविधान को अगर बचाना है और संविधान के रास्ते लोकतंत्र को बचाना है, तो सबसे पहले हमें एक तो जन आंदोलन करना होगा। हर जिले में जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सत्ता तक पहुंचानी होगी कि अभी भी देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को चाहने वाले लोग, संविधान में आस्था रखने वाले लोग जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, और वो लोग इस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे सरकार की मानसिकता, सरकार के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को रोका जाएगा। दूसरा मुद्दा, जो सब 2024 में चुनाव आएगा, उन 2024 के चुनाव में हमें गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। क्यों? मैं ना तो बीजेपी का ना तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हाँ, समाज का कार्यकर्ता जरूर हूँ। जो समाज मुझे 2015 से रोटी, कपड़ा और मकान और किराया सब कुछ दे रहा है, जबकि जो मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ, 12.5 लाख रुपए का बिल बना न्यूटीमा हॉस्पिटल से, वो भी मेरे समाज के लोगों ने मुझे दिया। तो मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनकी बात करनी है। इसलिए हमें उस संगठन को, उस गठबंधन को जिताना है जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा। अभी हमने 9 जुलाई को नगीना बिजनौर के अंदर संविधान जागरूकता महासम्मेलन कराया, जिसमें 10,000 की भीड़ मौजूद थी। आप तो थे साहब, 10,000 की भीड़ मौजूद थी, और इस बारिश में भी लोग चप चप करते चले आ रहे थे। तो मैंने जब 1 महीना पूरे बिजनौर के अंदर उस कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार किया, तो लोगों ने मुझसे गांव-गांव पूछा कि भैया आप कैसे संविधान को बचाओगे, कैसे 2024 में बीजेपी को हटाओगे, जरा बता के जाओ। तो मैंने उनसे बताया कि भाई हमें आंदोलन करना है, संविधान के प्रति जागरूक होना है, और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। तो गांव के जो बेचारे कम जानकारी रखते हैं,
या कम पढ़े लिखे हमारे सम्मानित लोग हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा कि लाल सिंह जी, आप तो 24 में बीजेपी को कैसे हटा पाओगे, जब कांग्रेस अलग आएगी, बसपा अलग आएगी, समाजवादी पार्टी अलग आएगी और तमाम छोटे छोटे दल अपने अपने पार्टी के नाम से अलग चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा जो वोट बैंक है बहुजन समाज का, वो बिखर जाएगा और अंत में बीजेपी जीत जाएगी। लिहाजा अगर 2024 में बीजेपी आएगी तो संविधान को बाकी को समाप्त करके, और अभी जो विवेक ओबराय ने कहा है कि हम नए संविधान को स्थापित करेंगे, वो बात उनकी लागू हो जाएगी। इसलिए आप लोग कैसे संविधान बचा सकते हो? यही बात मैंने नगीना के 9 जुलाई को मंच से जब बोली 10,000 लोगों में, तो सबसे ज्यादा विरोध उस मेरी बात का बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। और मैं बताना चाहूंगा कि जबकि बिजनौर के अंदर 2 लोकसभा सीट है, नगीना सुरक्षित है और बिजनौर सामान्य सीट है, और दोनों बिजनौर लोकसभा सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह से सांसद बने हैं। मलूक नगर बसपा का और गिरीश चंद जी बसपा के सांसद हैं। तब मैंने बताया बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से कि भाई जो 2019 में आपके सांसद चुने गए, 10 चुने गए थे, नगीना बिजनौर से 2 थे, वो कैसे थे बताना जरा? बसपा के दम पर थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं लाल सिंह भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको ये बात गठबंधन के विषय की वो वहाँ मंच पर नहीं कहनी थी। और भैया 1 महीने मैंने खून पसीना एक किया, यहाँ 15-20 लाख रुपए खर्च हुए इस मंच को सजाने में, फिर मैं ये बात यहाँ से ना कहता तो कहाँ से कहता? इतनी बड़ी भीड़ के बीच में अगर मैं ये बात नहीं कहता तो मैं अपनी बात कहाँ कहता? कितने लोग सुन पाते मेरी बात को? सर जी, आज उस मेरी बात का बिजनौर के पूरे जनपद में विरोध है। किनमें? केवल बहुजन समाज पार्टी के लोगों में। और मैं बता दूं आपसे, तमाम लोग अपना यहाँ गुस्सा उतार रहे हैं, मुझे भी कष्ट है। हमारे दरवाजे हैं सेवानिवृत्त दिलराम जी बिजनौर से, मैं समझ रहा हूँ, कष्ट है, बहुत कष्ट है सब लोगों को। लेकिन 2017 में बीजेपी को क्यों नहीं रोक पाए उत्तर प्रदेश के अंदर? तो मैं बता दूं कि हम लोग इसलिए नहीं रोक पाए, जब हम कई लोगों ने, संगठनों ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में लेटर पहुंचवाया और ये बताया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ो, तो बीजेपी 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार से वापस नहीं आएगी, चली जाएगी। तो बहन जी ने क्या बयान दिया था कि हम सत्ता के लिए सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। कौन सा सम्मान? जिस दिनांक को 2 जून 1995 में मायावती ने बहुजन समाज को गुमराह किया था, ये वही घटना बता रही मायावती कि उस सम्मान, जो हमारा अपमान किया था, हम उस सम्मान के लिए सत्ता से समझौता नहीं करेंगे, अर्थात समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं उन बहुजन समाज के लोगों से, प्लस बहन जी से और तमाम उन लोगों से जो बसपा का समर्थन करते हैं, वैचारिक तौर पे नहीं, अंधभक्त के तौर पर, क्योंकि वैचारिक तौर पे तो आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी सम्मान या समर्थन नहीं करता है, क्योंकि जैसे मोदी भक्त बहुत है देश के अंदर, वैसे माया भक्त भी कम नहीं है, बुरा मत मानना। तो 2019 में मुझे बताइए, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन जी को और बहुजन समाज को कौन सा सम्मान दे दिया जो सत्ता के लिए सम्मान से समझौता करना पड़ा? और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा लोकसभा। ये एक समझने वाली बात है। दूसरा, अब आती है बात नए नए मुचाड़ी नेताओं की, वो मुंह चाट कर कहते हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट चमार। तो अभी क्या बात चल रही थी यहाँ पर कि जातियों को रोको, जातिवार मूवमेंट हमें रोकने होंगे, अभी बात चल रही थी। आपने बोला दरोजौरिया जी, तो ये सच्चाई है, हमारे किसी महापुरुष ने, किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारियों ने, राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोगों ने किसी जाति के नाम पर आंदोलन नहीं चलाया, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे कांशीराम हो, ज्योतिबा फुले हो, साहू जी हो, पेरियार साहब हो, तमाम लगातार बुद्ध से लेकर रविदास कबीर तक
तमाम महापुरुषों ने वैचारिक तौर पे जो समाज को चाहिए उस पे अपनी आवाज़ बुलंद की और समाज के अंदर एक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण लाने का काम किया है। तो वही हमने भी काम किया है, लेकिन समाज में तमाम ऐसे लोग, तमाम खरपतवार पैदा हो चुके हैं जो जाति के नाम पर मूवमेंट चला रहे हैं, महापुरुषों के नाम पर मूवमेंट चला रहे हैं। और वो इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि आसानी से नेता बना जा सके और दुकान को खड़ा करके अपना बिक्री की जा सके। तो इस तरह से उन लोगों को समर्थन और सहयोग करने से बचना होगा, उन लोगों को समर्थन और सहयोग करने से बचना होगा, क्योंकि अगर हम लोग उन लोगों को सहयोग और समर्थन करते हैं, बैठो इधर बैठो, अगर हम लोग ऐसे जातिवादी लोगों को, स्वार्थी लोगों को समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस बहुजन समाज के मिशन को डूबने और डुबाने में सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा जब दिल्ली के अंदर 21 मई 2017 को बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ सहारनपुर की घटना के विरोध में, तो वहां पर लोग मुंह चाट कर कह रहा था ग्रेट चमार, द ग्रेट चमार। तो लोगों ने क्या कहा नीचे मंच के, भैया चमार तो ग्रेट हो गए, हम क्या हैं भाई, चमार तो ग्रेट हो गए, अब उनको जरूरत नहीं किसी की हमारी, इसलिए हम तो भैया अभी भी शूद्र हैं, अभी पिछड़े हैं, अभी शोषित पीड़ित दलित हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, सहारनपुर में, जहाँ जहाँ मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, गाँव-गाँव जाकर के प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ लोग दूसरी जाति के, मतलब ओबीसी के और नॉन चमार जाटर लोग ये कहते हैं कि भैया तुम तो महान हो गए और तुम्हारे लोगों ने सड़क को किनारों पर बोर्ड लगा दिए द ग्रेट चमार, द ग्रेट चमार, और तुम जो है जाति विहीन समाज की बात कर रहे हो। तो हम तुम्हारे साथ राजनीतिक लेवल पर क्यों आए? चमारों ने सातिरपना किया है, चालाकी की है, जब जब इनको आगे आने का मौका मिला तब तक इन्होंने साइड कर दिए सभी लोगों को, और बस जहां से हम लोगों को हटा करके लाए ये वहां जाके मिल गए और हमें बीच में छोड़ दिया। अर्थात जिस मनुवाद के विरोध में मान्यवर काशीराम साहब ने वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन खड़ा किया, उसी मनुवाद के विरोध को चलाते 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 काशीराम के बाद जो सत्ता की पार्टी की मुखिया बनी, वो खुद जाकर के बहुजन समाज के पूरे लोगों को, पूरे मिशन को, मूवमेंट को मनुवाद की गोद में ले गई। तो जो बाकी जो लोग थे, ओबीसी के लोग, तमाम नॉन जो जाटव चमार लोग हैं, उसने कहा ऐसे तो हम पहले ठीक थे, पहले उनसे हमारा कोई विवाद तो नहीं था, मनुवादी लोगों से हमें पास बुलाते थे, हमें बिठाते थे, खिलाते थे, इतनी छुआछूत, इतना भेदभाव नहीं था जितना शेड्यूल ट्राइब के लोगों से था। अब हमें वहाँ से भी हटा दिया और खुद वहीं जा कर के बैठ गए, तो हम तो बेवकूफ़ बन गए। तो इसलिए भाई हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो मेरा तात्पर्य यह है कि अब हमें चुनाव में जातियों के मुद्दे को, जातियों के मिशन को हटाना होगा, उसको दरकिनार करना होगा, और जो लोग जातियों का आंदोलन चला रहे हैं उनको भी हटाना होगा, बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं तो हम भी उतने दोषी हो जितने दोषी वो जातिवादी आंदोलनकारी हैं। ब्राह्मण को दोष मत दो, मनुवाद को दोष मत दो। अब हम लोगों ने 70-80 साल तक जो ये बेहतर समय था, इसमें अगर हम लोग बेहतर नहीं कर पाए तो अब हम लोगों का भी दोष है, हम लोग भी उसमें दोषी हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अभी संजीव भाई साहब ने और बाबू जी ने, कभी तमाम साथियों ने बताया, भैया ने बताया, प्रसाद जी ने, कि अभी क्या है, हमें ग्रामीण बस्तियों में कितने वोट हमारे हैं, कितने वोट कटे हैं, कितने नए वोट जुड़ने हैं, उस पर सबसे पहले हमें काम करना होगा। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग करके आपको बताना होगा कि नए वोट जरूर जुड़वा दें। BLO के पास जाकर के BLO को बुलवाएं, वो नए वोट जुड़ जाएं। जो वोट हमारे जिंदा हैं और वो पिछले चुनाव में काटे गए हैं उनको शामिल करा दें। दूसरा, हर बूथ पर हमारा प्रत्याशी जो गठबंधन का होगा उसके पक्ष में, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में
हमें बूथ पर दो तैयार आदमी करने होंगे, एक आदमी बूथ के बाहर और एक आदमी बूथ के अंदर, जो फर्जी वोटिंग सामान्य वर्ग के लोग ना करा सके। और मैंने कई बार लोगों से सुना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लास्ट के 2 घंटे में, क्योंकि शाम को लोग चले जाते हैं, जल्दी वोट डाला सुबह निकल जाते हैं, 4, 5, 6 बजे तक जो वोटिंग होती है उसमें देख लेते हैं वो लोग जो गांव के सामान्य वर्ग के लोग हैं कि कितने वोट इसमें शेष बढ़ रहे हैं डलने से। तो जो शेष वोट मान लिया 100-200 नहीं बचे, नहीं डले, तो उनको क्या करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी से मिल करके और वो अपने पक्ष में उन वोटों पे मोहर लगवा करके डलवा देते हैं। ऐसा काम ना हो, ये हमारा जो बूथ प्रत्याशी, जो बूथ पे जो हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा, उनका जिम्मा है कि वहाँ एक भी वोट फर्जी न डल पाए। और इस तरह का ना वोटिंग हो, अगर होती है वोटिंग तो हम तक वो सूचना जरूर देगा, हम तक सूचना जरूर देगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति का वोट नहीं डलेगा, जिस व्यक्ति का वोट डालने से पहले ही कहीं और डल जाएगा, किसी और को डल जाएगा या कोई और डाल देगा, उसको पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 4.5 लाख रुपए का उसको अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि उसके मताधिकार का उल्लंघन किया गया है, उसको अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए रोका गया है। कहीं ना कहीं कॉन्स्पायरेसी हुई है, ये षड्यंत्र हुआ है। इसलिए इस कानून को हमें लागू कराना होगा। और तमाम ऐसे गांव-गांव हमारे लोग हैं जिनको तमाम चीज़ों का नहीं मालूम, तो मैं आप सब लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वोटिंग सिस्टम को सुधारना होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण, आज यहाँ अशोका गार्डन में कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम महत्वपूर्ण ये था कि जैसे हम लोग वोट दे सकते हैं, वोट देते हैं लगातार 1950, 51, 52 से, वैसे ही वोट को वापस लेने का अधिकार हमें नहीं उतारना किसी को, हमें नहीं चढ़ाना किसी को। इंजीनियर साहब का मतलब कहने का ये है कि हमने ऑनलाइन अपना वोट आर.एस. गौतम जी को दे दिया, विधायक बना दिया, 6 महीने साल भर पता चला ये काम नहीं कर रहे, मतलब समाज का जो काम करना था इनको संवैधानिक तौर पे वो नहीं कर रहे हैं। तो इंजीनियर साहब का कहना है कि हम वो चुनाव प्रणाली लाना चाहते हैं कि इनसे हम वो वोट वापस ले लें, और वापस लेकर के हमें लगता है कि दुआ साहब काम करेंगे, इनको ट्रांसफर कर दो। अब 6 महीने बाद विधायक ये हो गए, ये भी 6 महीने बाद देखो इनको नहीं काम कर रहे, इनको हटाओ, साहब को दो। और फिर संभव हो जाएगा साहब, नहीं संभव तो वो भी नहीं था जो सती प्रथा का कानून खत्म किया गया, बाल विवाह खत्म किया, पर्दा प्रथा खत्म किया, तमाम तुम्हें शिक्षा में अधिकार दिलाया, वो भी पुनः इफेक्ट हुआ, डबल वोट के अधिकार को लेकर के आए डॉक्टर अम्बेडकर, संभव तो वो भी नहीं था। ये तो मुद्दे इसलिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि जनता को मोबिलाइज किया जा सके, और जनता को मोबिलाइज करके इकट्ठा करके तैयार किया जाए आंदोलन के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात की चर्चा है, इस बात की कि जनप्रतिनिधि को वापस करने की। ये यहाँ तक बस, इससे आगे की चर्चा नहीं की वो लोग, इससे आगे की चर्चा हम लोग करेंगे, हम बताएंगे लोगों को। आप कहना है आपका कि हमें चुनाव करा दिया, और चुनाव से जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है उसके आधार पर पहले एमपी, सांसद, विधायक, फिर उसके बाद नीचे में जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो बीडीसी मेंबर है, वहाँ तक जो जिस स्तर पर वोटिंग लेंगे उन लोगों को उस स्तर पर जिम्मेदारी दे दी जाएगी, प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो उन लोगों से वो वोट वापस लेकर के जिसका मानो उसको दे सकते हैं, ये साहब का कहना है। इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम लोग एक परफॉर्मा तैयार करेंगे ताकि एक ऐसा हैंडबिल तैयार हो जो लोग आसानी से समझ सकें। दूसरा जो अभी बात चल रही थी 2024 के चुनाव की, तो 2024 में एक तो वोट का सिस्टम हमें सही करना है, लोगों को बताना है जो मैंने बताया। दूसरा काम ये करना है
कि चुनाव से पहले पहले जगह जगह जनपदों में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पर हमें सरकार के खिलाफ किन मुद्दों पर आंदोलन करना है। सबसे पहले निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होना है। सबसे पहला काम, देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली का। तो मैं कह रहा हूं कि आप पुरानी पेंशन बहाली को भी अपने मुद्दे में रखिए, वो भी जनता का मुद्दा है। और आभास महासंघ ने बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद 2-3 जिलों में दीवारों पर लिख दिया है, मुनवाजू की दीवारों पर भी, कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। तो क्या पेंशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को चाहिए या सामान्य लोग के लोगों को भी चाहिए पेंशन? मुझे बताइए, उनको भी चाहिए ना पेंशन। सामान्य वर्ग के जो लोग नौकरियों पर हैं उनको भी तो पेंशन की आवश्यकता है, वो भी उस पेंशन के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आम जन तक सरकार का विरोध प्रदर्शन उनकी लोगों की नजरों में पहुंचेगा, ताकि जो अभी बताया था संजीव भैया ने कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग 8-8, 10-10 परिवारों में जाकर के काम कर रहे 6 महीने से, ताकि उनके वोट को पार्लियामेंट्री चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में हासिल किया जा सके। उन लोगों के दिमाग पर, जो हमारे लोगों में वो काम कर रहे हैं, उन अपने लोगों के दिमाग पर ये बात पहुंचाई जाएगी कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, इन्होंने संविधान को कैसे किन किन मुद्दों को लेकर के हटाया, किन किन तरीकों से हमारे हक अधिकारों को हटा रहे हैं लोग। ये चीज तभी पहुंचेगी जब हम आंदोलन करेंगे सड़कों पर। दूसरा, छोटे छोटे कैडर ब्लॉक स्तर पर लगाइए, तहसील स्तर पर लगाइए, और मैं तो कह रहा हूँ 10-10 गांव के बीच में कैडर लगाओ। जनता को मत बनाओ, केवल जो जागरूक लोग हैं क्षेत्र में, युवा साथी हैं, सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप उनको बुलाओ केवल। जब उन तक ये बातें पहुंचेंगी तो वो शाम को अपनी चौपालों पर 10-5 लोग बैठ करके, खड़े होकर के, पान बीड़ी के ठोकों पर और तिराहों पर बैठ करके जो चर्चा करते ना, वहाँ तक वो बात पहुँचेगी। और बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर भी तमाम हमारे यूट्यूबर चैनलों की बात पहुँच रही है। अभी सर ने बताया था कि यूट्यूबर चैनलों को भी 1-1 लाख रुपए दे करके सम्मानित किया जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि विपक्ष यानी कि विरोधी विचारधारा वाला जो दल है, वो हर वो काम करेगा, हर वो तरीका अपनाएगा, हर वो जरूरतों को लोगों को देगा, जिससे वो फिर से पुनः सत्ता में आ जाए। और हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक विचारधारा को लेकर के यहाँ से नहीं, 1925 से आंदोलन चल रहा है, उससे भी पहले से आंदोलन चल रहा है। तो ना तो कोई हिंदू राष्ट्र बनाएगा और ना मुसलमानों को भगाएगा, ना कोई घोड़े से गधे पर भगाएगा। सच्चाई है, अगर कोई भी ये कह रहा है कि घोड़े से गधे भगाएंगे, ये फर्जी बातें हैं। अगर नागरिकता के कानून की हम बात करते हैं संविधान के अंतर्गत, तो सभी नागरिकों को बराबर अधिकार की बात जो की गई है, वहाँ भगाने की कोई बात नहीं की गई है। हम संविधान का सम्मान करेंगे, तभी हम संविधान की बात करने वाले लोग कहलाए जाएंगे। बाकी तो हम भी फिर उन्हीं में लोग शामिल हो जाएंगे जो लोग संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, संविधान के सहारे हमें बताना होगा कि हमारे शिक्षा के, रोजगार के, स्वाभिमान के, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के जो आदर्श हमारे सामने हैं, वो सभी संविधान से मिले हैं। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो पता नहीं किस विचारधारा वाला संविधान ये लोग लागू करें। इससे पता चलेगा कि आम आदमी के जो अधिकार हैं, आम आदमी बाहर हो जाएगा और फिर तानाशाही सरकार व्याप्त हो जाएगी। इससे पहले कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो, तानाशाही लोगों का आधिपत्य हो। आधिपत्य तो हमेशा किसी का नहीं रहेगा। गांव में भी लोग कहते हैं कि सिकंदर जैसे लोग ना रहे, हिटलर जैसे लोग ना रहे, तो ये क्या रहेंगे। मगर मैं उनको समझाता हूँ गांव में कि वाकई नहीं रहे वो लोग, और ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन समाज का नुकसान तो तब तक बहुत बड़ा हो जाएगा। पानी को सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप छोड़ रहे हो तो वो पानी जहाँ भी जाएगा लाभ पहुँचाएगा, लेकिन अनऑथराइज तरीके से पानी बहेगा, उससे लाभ कुछ नहीं होना सिवाय नुकसान के अलावा। इसलिए हमें इस नुकसान को रोकना होगा। और मैं पूरे देश का, पूरे प्रदेश का ठेका नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है
कि मैं पूरे देश को बता दूं या पूरे प्रदेश को समझा दूं, लेकिन हाँ, अपने अपने क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग अपने आसपास के लोगों को जन जागरण जरूर करेंगे, जरूर बताएंगे कि हमें चुनाव में कैसे सतर्क रहना है। हमें दूसरी बात यह भी करना है कि अभी चुनाव से पहले पहले बीजेपी का, आरएसएस का, हो सकता है एक हिंदू मुस्लिम का कोई खास एजेंडा हो, हमें अपने लोगों को, अपने युवाओं को बता के चलना है कि हमें इनके बहकावे में नहीं आना है, उनकी बातों से हमें दूर रहना है। अभी मैं बताऊं आपसे, 15 तारीख की बात है, अभी बीती जो है, अमरोहा मंडी धनौरा क्षेत्र में हम लोग प्रचार कर रहे थे 17 सितंबर के संविधान जागरूकता कार्यक्रम के लिए। तो एक मंदिर परिसर में हमारे कुछ लोगों ने कहा कि लाल सिंह, आप माइक पर आवाज़ लगा दो कि ताकि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और यहाँ बताया जाए कि 17 तारीख के लिए आप लोग इनवाइट हो। तो मैंने 3 बार माइक में आवाज़ लगा करके और जय भीम बोल दिया। जैसे ही जय भीम बोला, 8-10 लड़के आए और वो कहने लगे, भाई जय भीम किसने बोला, जय भीम किसने बोला? तो जय भीम जिसने बोला बताओ जरा। मैंने कहा भाई मैंने जय भीम बोला है। तो वो कहने लगे, भैया जय भीम मत बोलो यहाँ। भाई क्यों? कि अभी तो हम छोटे आए हैं, फिर बड़े आएंगे, फिर उनसे बड़े आएंगे, फिर और बड़े आएंगे, इसलिए झगड़ा हो जाएगा, इसलिए जय भीम मत बोलो। मैंने क्या बात है भाई, यह संविधान जागरूकता कार्यक्रम है कि नहीं, हमें संविधान की आवश्यकता नहीं, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। तो मैंने कहा भाई मैं कौन सा तुम्हें मुसलमान दिखाई दे रहा हूँ? मेरा नाम लाल सिंह है और मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, मैं कौन सा मुसलमान हूँ? दूसरी बात, मैंने जिस व्यक्ति का यहाँ नाम लिया जा रहा है वो भैया कौन से मुस्लिम थे, कौन से ईसाई थे? वो चुप कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और आप यहाँ से चले जाओ। लिहाजा हमने कहा कौन लोग भैया आप? उन्होंने कहा हम सैनी हैं, सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, वो एक ही क्वालिटी है सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता चला कि वो जो हमारे युवा साथी थे वो प्रोडक्ट किसी और के हैं, वो अपने विचन के, अपनी विचारधारा के प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग काम ही नहीं कर रहे समाज में। हम लोग जहाँ तक पहुँचने चाहिए वहाँ पर काम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे छोटे छोटे बच्चों पर वो लोग आकर के गली मोहल्लों में और हाथ रखा, बेटा चिंता मत कर, कोई समस्या होगी तो मैं हूँ। बस इसी बात से वो चौड़ा हो गया, अरे यार देखो वो लोग आए थे और मुझे कह गए कि कोई समस्या होगी तो मैं, तो वो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, हमारी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। हम लोग तो आज यहाँ बोल दिए मंच पर, अपना भड़ास निकाल लिया, काम खत्म। गाँव गाँव जाकर के 2-2, 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं को तैयार करो, भीड़ को तैयार मत करो, भीड़ अपना तैयार हो जाएगी। अगुआ, अभी कहा था यहाँ पर हमारे एक वक्ता ने कि हमें अगुवाओं को तैयार करना है। हम लोग कांसीराम साहब के अलावा अगुवाओं को तैयार ही नहीं कर पा रहे। इसलिए बहुजन समाज और उसका मिशन गर्त की ओर जा रहा है। बहन जी ने किसी को नहीं रोका कि लाल सिंह को काम मत करना, किसी को नहीं रोका। या रोका? किसी को नहीं रोका ना, आपको भी नहीं रोका, मुझे भी किसी को नहीं रोक रही। वो जो काम करने का उनका दौर था वो निकल चुका है। अब ज़्यादा उम्मीद करना उनसे हमारी बेवकूफ़ी होगी। जो नई पीढ़ी, जो नई तैयार हो रही है चीज़ें, उन पर ध्यान करिए, उनको अपने हैंड ओवर कीजिए। और जब हैंड ओवर करोगे, मिशन मूवमेंट को आप ईमानदारी से आगे गति दोगे। टाइम लगेगा निश्चित तौर पे, लेकिन कांसीराम ने ये बात साबित कर दी है कि कोई काम असंभव नहीं है, बल्कि मुश्किल हो सकता है, टाइम लगेगा। इसलिए जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, हमें कोई जल्दी नहीं है और जल्दी करके हम कर भी करेंगे। ऐसे दौर में एक अभावहीन मूवमेंट, आंदोलन जल्दी करके क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। ना हम सत्ता तक पहुंचेंगे इतनी जल्दी, ना हम आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, ना हम विचारधारा का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, ना हमें सम्मान मिल पाएगा। तो जब हम इन चीज़ों की अपेक्षा करेंगे समाज से, देश से, और वो हमें नहीं मिलेगा, तो फिर आदमी क्या करता है? आत्महत्या करता है। गति बढ़ाई जाए, ये गति बढ़ाई जाए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। गति बढ़ाई जाए। यस, हमें जल्दी नहीं है किसी बात की, हमें तो केवल अपने कार्यक्रम को गतिशील बताते हुए
बनाते हुए, काम करते हुए मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। हाँ, जरूर वो समय आएगा जो इस देश के अंदर हमें तो केवल तो अभी क्या है, तो मैं यही बता रहा हूँ। दूसरा मैंने बताया जैसे मेन मुद्दा निजीकरण, दूसरा बेरोजगारी, महंगाई, मतलब जो करंटली मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में कितना अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, बस 2 मिनट हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे समाज के बीच में ले जाकर के हमें लोगों को वहां से हटाना है, किसी भी तरह से हटाना है। क्यों? मैं देख रहा हूँ लगातार कि जो लोग गांव के उन लोगों के पास काम कर रहे हैं जो जमींदार हैं, जिनके पास 50-50, 100 बीघा जमीन है, जो उनके पास मजदूर काम कर रहे हैं, उनके पास वो लोग 24 घंटे में लगभग 8 से 10 घंटे रहते हैं। हमारे पास 2 घंटे रहेंगे, चले जाएंगे। हमारी बात वो लोग इतनी आसानी से आत्मसात नहीं करेंगे जितनी आसानी से उन रोज 10 घंटे जिनके पास बिताते हैं वो लोग, उनकी बात को आसानी से वो लोग आत्मसात करेंगे। इसलिए उनके कहने से वोटिंग करते हैं, हमारे कहने से हमारे समाज के लोग वोटिंग नहीं करते हैं। हम लोग काम नहीं कर रहे समाज पर। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि हम लोग समाज के उन तमाम परिवारों पर अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं। 2 महीने, 4 महीने, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने अभी हैं हमारे पास। तो हम ये मुहिम चलाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8, 10, 12 जिलों में कि अपने समाज को वहाँ वोटिंग करने से रोकना होगा और गठबंधन की तरफ हमें जाना होगा। तो मैं अभी अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं बताऊँगा कि अभी हमारे कुछ साथी दिल्ली के अंदर एक निश्चय एकेडमी हम लोग आभास महासंघ के सहयोग से चल रही है, जो तमाम जिलों में सरकारी सेवाओं के लिए, ISPCS के लिए निःशुल्क कोचिंग, लगभग निःशुल्क 10% फीस देनी है। उसी के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और ये मिशन चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मिनिमम फीस पर वो निश्चय एकेडमी में जाकर के एडमिशन ले लें। हमारे थ्रू हमें फ़ोन करें या बताएं या डायरेक्ट चले जाएं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और विराम देने से पहले मैं 2 लाइन बोलूँगा। साथियों, सहमा साहेबतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, सहमा साहेबतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं और जिनके पुरखों ने की फिरंगियों की मुखबरी, जिनके पुरखों ने की फिरंगियों की मुखबरी, आज वो हमसे हमारा हिंदुस्तान मांगते हैं, भारत मांगते हैं। साथियों, मेरा मतलब हमसे हमारी पहचान मांग रहे हैं कि दिखाइए अपना आई कार्ड, तुम कौन हो। ऐसे लोगों को बाहर करना होगा सत्ता से। दूसरा, 2 लाइन और बोलूंगा मैं। भागवत जिसका अब्बा है, भागवत जिसका अब्बा है वो देश में डब्बा है, वो सरकार डब्बा है। अर्थात भागवत जिसका अब्बा है वो सरकार डब्बा है और जो सरकार डब्बा है वो देश पे धब्बा है। इसलिए साथियों, इस सरकार को 2024 में हटाना है, भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। लास्ट के बाद लास्ट नहीं होता। एक मिनट भाई, लास्ट युद्ध करना ना, ये युद्ध की घड़ी है और तुम विपुल का जगह ली, लास्ट कर दिया इतना भी जल्दी हो लगा, उसके बाद नहीं होता भाई। समय की बात है, 1 मिनट कंटिन्यू क्या करते दूसरे 4 आदमी थे गाँव में, जागरूक करेंगे लोगों को। भाई। अब एक काला कौवा और जो कोबरा है उसको हराने की बात कीजिए। आगे जल्दी से हराने की बात करें, बुला लो, बुला लो। सारे मंदिर बोल करके कीजिए, खुद जाइए हमारे। वही तो बोल रहे हैं ना, उसी बात